चिल्ड्रन हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, उसके बाद में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, और फिर पढ़ा था हमने बोर्स मॉडल। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो फाइनल मॉडल बन के आया था उसमें ये था कि कोई भी एटम है उसके स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल कोर रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज रेजाइड करता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनटू डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड अर्लियर। हमने ये भी पढ़ा है कि रेडियस कितना होगा अगर हम किसी ऑर्बिट का रेडियस, जिसको हम बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने रेडियस के लिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, जहाँ के आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ आप जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई आप जानते हैं, z इज एटॉमिक नंबर, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, और यहीं से फिर हमने एनर्जी भी निकाली थी, जो टोटल एनर्जी आई थी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट, ये आया था आपका माइनस काइनेटिक एनर्जी थी और प्लस कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों। और जब हम काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को हमने सॉल्व किया था तो ये आया था आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r विद माइनस साइन। ये फॉर्मूला आया था हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, और सॉल्व होने के बाद में जो रिजल्ट हमारा आया था माइनस के, और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इट कम्स अबाउट माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये आएगा बच्चों, दैट इज 2r। दिस इज टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूला हमारा आया था। ठीक है, ये हमने डेराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें हाफ mv² लिया था। देखिए बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था। ये सेंटीमीटर फोर्स होता है mv² अपॉन r, कहाँ से मिलता है, k, और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, Ze, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E, k q1 q2 अपॉन r²। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया था, तो जब हम हाफ mv² लेंगे तो k Ze² अपॉन 2r, ये रिजल्ट आ गया बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसमें हम k q1 q2 अपॉन r लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ, और ये भी 1/2 आ गया था हमारा। और यहाँ से हमने k लिया था, फर्स्ट चार्ज था अपना कितना था बच्चों, Ze, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E था, तो k - Ze² अपॉन r। On solving it is k minus k Ze² upon 2r, where r is given by this one. So ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इनको हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए आज हम क्या करना चाहते हैं, ये किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अगर हम इसको n कर दें तो किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। आप फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहते हैं, सेकंड में निकालना चाहते हैं, थर्ड में निकालना चाहते हैं, उन सब का रेडियस निकालते जाइए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, आपको आंसर आ जाएगा। और अगर केवल हाइड्रोजन एटम में चाहिए तो Z की वैल्यू 1 आती है फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला, और रिडबर्ग फॉर्मूला बेसिकली क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ले रहे हैं। हमने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी का डिफरेंस होगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा। इनर से आउटर में जाएगा तो आउटर ऑर्बिट हायर एनर्जी स्टेट है, और इनर ऑर्बिट उसकी कैसी है, लोअर एनर्जी स्टेट है। जनरली अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा n=1 में, और ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये किसी भी आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, जिनको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। And excited states are always unstable state. Again the electron will try to jump to ground state by emitting the photon, or by emitting the energy in the form of photon or radiation. तो बच्चों ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, देखिए इसमें एनर्जी E1 हो सकती है, इसमें एनर्जी E2 हो सकता है, इसमें E3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम इनका ट्रांजिशन डिस्कस करना चाहते हैं कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस ट्रांजिशन में कितना जो रेडिएशन जो एमिट होगा, जो फोटोन वहां से एमिट या एब्जॉर्ब होगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा, और दैट इज गिवन बाय रिडबर्ग फॉर्मूला। तो क्या बताता है, इट गिव द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स क्या है यहाँ पर, फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
electrons between stationary orbits, कैसे ऑर्बिट्स है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो ट्रांजिशन होता है हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, उसमें कितनी वेवलेंथ आएगी उसको हम रिडबर्ग फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये अभी हमने डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हमने पढ़ लिया, ये क्या है? जेड है। उसके बाद में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट है, कोई भी दो ऑर्बिट मान लीजिए। ये इनर ऑर्बिट है कोरस्पॉन्डिंग टू n1 और ये कोरस्पॉन्डिंग टू n2, और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लीजिए n2 टू n1 आ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर टू इनर ऑर्बिट तो ये फोटोन को एमिट करेगा, और कितना फोटोन एमिट करेगा, एनर्जी कितनी होगी? दैट इज आइदर एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। और यहां से हमें इसका वेवलेंथ निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो बच्चों ये ट्रांजिशन होगा, दिस इज आउटर ऑर्बिट एंड दिस इज इनर ऑर्बिट, और ये जेड ई हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला यहां से शुरू करते हैं। बताइए क्या फॉर्मूला होगा? द एनर्जी of electron in Bohr's stationary orbit, बताइए यहां से कितना फॉर्मूला आएगा? E is equal to minus k z e square upon 2r, इक्वेशन नंबर 1, where r वहां से उठा के रखते हैं बच्चों, कितना होगा? r is equal to that is equal to n square h square upon 4 pi square k m z e square, equation number 2. Substituting this value of r from equation number 2 to equation number 1 because e depends on r, so कितना हो जाएगा बच्चों? And since r is corresponding to nth orbit, so we can say this is the energy of the electron revolving in nth stationary orbit. Okay, तो En आ जाएगा minus k z e square upon 2, आर की जगह रख रहे हैं बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर ऑन सॉल्विंग इट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 2 से पहले 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये पाई है तो 2 पाई स्क्वायर हो गए। अब उसके बाद में k इंटू के कितना आ जाएगा? के स्क्वायर। फिर यहां से देखिए बच्चों जेड इंटू जेड, ये आएगा जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई की पावर 4, एम इज ऑलरेडी देयर, यहाँ m भी है, m भी होगा, डिवाइडेड बाई ट्वाइस n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व करता है इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां k को हम क्या लिख सकते हैं? वेयर k इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह हमने कैपिटल k रखा हुआ है। अगर k की भी वैल्यू रख देंगे तो फर्दर ये और सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज k को हम k की टर्म्स में भी रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 9 × 10⁹ चलिए बच्चों, अब इसमें हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेते हैं। फॉर विच ऑर्बिट? n1, n इज इक्वल टू n1। अगर n इज इक्वल टू n1 ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालना चाहते हैं तो देखिए कितना आएगा? दैट विल बी E1, और यहां से हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, m को पहले ले लीजिए, e⁴ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इट कम्स अबाउट, और इसमें ये आपका 2 तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया था 2 × 2 होकर के, तो ये 2 नहीं बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका h स्क्वायर और ये आ जाएगा n स्क्वायर। ये वैल्यू आई बच्चों, ऑलराइट, ये वैल्यू यहाँ से निकली, हमने फाइंड की हमने। ये एनर्जी n इज इक्वल टू किसके लिए? n1 ऑर्बिट के लिए है। और अगर हम फॉर n इज इक्वल टू n2 निकालते हैं, that is E2 is equal to 2 pi square k square m e⁴ upon h square, that z square upon n2 square. This is corresponding to orbit n1 and this is corresponding to orbit n2. Okay, what is the difference between these two? By applying the Bohr's third postulate, अब इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, by applying Bohr's third postulate, that is E2 minus E1 is equal to hc by lambda। ये तो पढ़ा है आपने बोर थर्ड पोस्टुलेट में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर टू इनर ऑर्बिट में तो फोटॉन्स को या रेडिएशन को एमिट करेगा, और कितनी एनर्जी का होगा? hc अपॉन लैम्डा। अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं इसको, और hc by lambda इज इक्वल टू E2 माइनस E1। देखिए इसमें से जो ब्रैकेट है ये तो सेम है दोनों के लिए,
जेड स्क्वायर भी सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एंड दैट इज जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों, सिंस इट इज नेगेटिव, एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, और हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं E2 माइनस E1, तो यानी कि E1 पॉजिटिव हो जाएगी और E2 कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी बच्चों। बोलो ये कंफर्म हो गया नहीं? That is 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Negative sign का physical significance तो already हमने explain किया हुआ है बच्चों. It shows the bound system. Since this electron is bound with the nucleus, that's why the total energy of the electron is negative. ये मतलब होता है. अब ये फॉर्मूला बना, हमें तो वेवलेंथ चाहिए और इसको वेव नंबर से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यूब सी और सी एच क्यूब। देखो ये वाला फॉर्मूला बनेगा बच्चों, एंड देन इट कम्स अबाउट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, एंड दिस टर्म ब्रैकेट विच इंक्लूड्स 2 पाई की वैल्यू 3.14, k 9 into 10 to the power 9, m mass of electron 9.1 10 to the power minus 31, charge on electron 1.6 10 to the power minus 19, c 3 into 10 to the power 8, h Planck's constant 6.63 10 to the power minus 34, on substituting all these values, और इसको हम सिंपल कहते हैं पहले 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, दिस इज आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये, जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। इसको बच्चों रिडबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है। द इक्वेशन नंबर 6, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला। एंड वेयर आर इज, आर देखिए कितना आ जाएगा, वेयर आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 divided by ch cube, and it comes about 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. This is the value of Rydberg constant. समझ आ गई बच्चों? तो ये फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला है। ऑन यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको हम कहते हैं वेव नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ है ये? ऑफ द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 ऑर्बिट टू N1 ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो वो दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो जो फोटोन या रेडिएशन एमिट होगा उसके एनर्जी के इक्वल होगा। तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जिसको हम कहते हैं c बाई लैम्डा, और यहां से हम उस फोटोन की या उस रेडिएशन की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो दिस द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ व्हिच इज कॉल्ड वेव नंबर, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और स्पेशली इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो Z इज इक्वल टू 1 रख दीजिए बच्चों, एंड दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये वेव नंबर स्पेशली फॉर विच दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर लिथियम के लिए लेना चाहते हैं, बेरिलियम के लिए लेना चाहते हैं, हीलियम के लिए लेना चाहते हैं तो Z की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये फॉर्मूला आपका बनता चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज योर रदरफोर्ड फॉर्मूला। R की वैल्यू हमने बता दी है 1.097 10 की पावर 7 आएगी। जब इन सब चीज को हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, N1 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, N2 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 ऑर्बिट टू N1 ऑर्बिट। Counting always we start from inner orbit, जो innermost orbit है that corresponds to 1, then second, third, fourth, fifth, sixth and so on. And for example, just like in case of hydrogen atom, the first orbit is the ground state orbit, right? And when electron jumps from first to second orbit, then it goes from ground state to excited state. Excited state is not the stable state of the electron in the atom. Again it will try to come back to fall to the ground state by emitting the photon of this wavelength given by this expression. तो बच्चों ये हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला। अब रिडबर्ग फॉर्मूले के बाद हम यहाँ से बच्चों, इसमें कई बार न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल में देखिए दोनों तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस एनर्जी डिफरेंस इज गिवन, और एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ द एनी टू ऑर्बिट्स वर गिवन। तब आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा, कितनी वेवलेंथ का फोटोन यहाँ से आप
एमिट करा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में हम इसमें बच्चों स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो बोर थ्योरी से भी बहुत पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुई थी बच्चों, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एक्सपेरिमेंटली कौन कौन सी सीरीज मिलती हैं। सीरीज क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली जो ट्रांजिशन होता है किसका, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, तो उसमें जो अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स के रेडिएशन मिलते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं। और वो कौन सी बनती है? देखिए देयर आर 5 सीरीज, और सबसे पहली सीरीज होती है जिसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन सीरीज, इट इज ऑब्जर्व्ड when electron jumps from, बल्कि ये कहिए into first orbit from any outer orbits, into first orbit from any outer orbits, किसी भी बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स तक इलेक्ट्रॉन को जंप करने में जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी? लाइमन सीरीज बनेगी, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन, इट इज फाउंड इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो भी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी, और उससे कम की वेवलेंथ बनती है। तो देखिए बच्चों, अगर इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहें यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, एंड वेयर n1 is 1 and n2 is equal to 2, 3, 4, 5 up to infinity, right? When first wavelength will be observed when electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1. Substitute n2 is equal to 2 and n1 is equal to 1. Then second, corresponding to when n is equal to 2 and 1 is equal to 1. When electron jumps from third orbit to first orbit, fourth orbit to first orbit, fifth orbit to first orbit, then this series is observed, which is called Lyman series. और इसके सारे वेवलेंथ आपको किस रीजन में मिलेंगे? अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगे। और इसमें बच्चों फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n1, तो वो सेम रहेगा, n2 विल बी इनफाइनाइट, सॉरी n2 विल बी 2। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू जो मिनिमम होगी, क्योंकि जब n2 की वैल्यू मिनिमम होगी तो 1 अपॉन n2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, देन लैम्डा विल बी मिनिमम, ठीक है बच्चों। तो इसमें जब मैक्सिमम वेवलेंथ आप ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ? रेडिएशन के लिए। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू मैक्सिमम, कोरस्पॉन्डिंग टू किसके लिए? n2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। और फॉर मिनिमम वेवलेंथ that is n2 is equal to infinite। रख के देख लीजिए बच्चों, अगर n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ये टर्म इनफाइनाइट होगी, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 आया तो इसमें 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो कैसी वैल्यू रहेगी? मैक्सिमम रहेगा। तो लैम्डा कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। तो बच्चों अगर आपको कहा जाए कि इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले वैल्यू निकालिए, फर्स्ट ट्रांजिशन निकालिए, n1 को तो 1 रखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग n2 को 2 रखिए, फिर n1 की वैल्यू तो 1 रहेगी सभी में, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 और इन्फिनिटी रखिए। तो जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो वहां वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बच्चों? दैट विल बी मिनिमम, ओके। और यहाँ पर कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। सेकंड सीरीज, दैट इज बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, इसी को हम कहते हैं इनटू सेकंड ऑर्बिट from any outer orbit, जंप करता है सेकंड ऑर्बिट में, कहां से? फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। तो यही फॉर्मूला काम करेगा। इसमें n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन की वेवलेंथ चाहिए तो n2 को 3 रख दीजिए, n1 इसमें 2 चलेगा। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन, और इट इज फाउंड इन विजिबल रीजन। अब जब आप इसकी वेवलेंथ निकालोगे, जब आप इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो, ओके,
तो अब इसकी वेवलेंथ किस में आती है? विजिबल रीजन। आप जानते हैं विजिबल 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के नियर अबाउट 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने का हमने तरीका बता दिया है। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो n2 की वैल्यू मिनिमम लीजिए। बताइए n2 की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 3 होगी। तो इसका मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम, तो बताइए n2 कितना होना चाहिए? 3। और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मिनिमम, n2 इज इक्वल टू कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग टू n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसी में जैसे हमने यही समझाया, आपको लैम्डा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। एक बार फिर बता देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर n2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी। किसी भी सीरीज में इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर इन्फिनिटी होगी तो 1 बाई इन्फिनिटी की टर्म्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 होगी तो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स कैसी आएगी? मिनिमम आएगी। जो ये टर्म आएगी 1 बाई n, ये कैसी आएगी? ये मिनिमम हो जाएगी। भाई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 से कम तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 0 मिनिमम वैल्यू है। और जब 1 बाई एन वन स्क्वायर में से मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे तो ये कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा ब्रैकेट। और जब मैक्सिमम मिलेगा तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू मैक्सिमम, और लैम्डा इक्वल टू क्या हुआ? मिनिमम हुआ। तो लैम्डा इज इक्वल टू मिनिमम के लिए n2 इज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर एनी सीरीज। ठीक। और ऐसे ही हम अगर मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो किसी भी सीरीज के लिए n2 की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। और वैल्यू आप सर रख के कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सब में निकल जाएगी और ये विजिबल रीजन में आएगी। थर्ड सीरीज इसमें लेते हैं पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, from any outer orbit, यानी कि इसमें हम n2 की वैल्यू आप स्टार्ट करोगे कहां से करेंगे? 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आएगी। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी आउटर ऑर्बिट से, तो जो सीरीज बनती है वो पाश्चन सीरीज होती है। एंड इट इज फाउंड इन IR रीजन। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन IR रीजन, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो IR रीजन में लाई करेगी। IR जानते हैं विजिबल से ऊपर का रीजन IR हो जाएगा। रेड कलर की जो वेवलेंथ है कोरस्पॉन्डिंग टू 8000 और लेस देन 8000, उससे ऊपर की जो वेवलेंथ मिलेंगी वो कौन से वाले में मिलेंगी? IR रीजन में मिलेगी। अब बच्चों इसी में आपका नेक्स्ट सीरीज बनती है पाश्चन सीरीज बन गई। फिर एक और सीरीज इसमें होती है ब्रैकेट सीरीज। This is observed when the electron jumps into the fourth orbit from any outer orbit. किसी बाहर वाले ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में अगर जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज मिलती है। और इसके लिए भी आपका n1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। एंड अगेन इट इज ऑब्जर्व्ड इन IR रीजन। इसको भी कौन से रीजन में मिलती है? IR रीजन। तो जब हम यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ में लाई करेंगे तो ये IR रीजन में लाई करेगी। और मिनिमम मैक्सिमम का भी हमने समझाया, लाइमन में कैसे निकालोगे, बामर में कैसे निकालोगे, ऐसे इसमें फाइंड करोगे। बताइए सबके लिए मिनिमम तो n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। इसमें n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दीजिए और n1 की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो आपकी इसकी मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी। और अगर n2 की मिनिमम वैल्यू रखोगे 5 तो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में फुम सीरीज होती है इसमें सीरीज। और इसके दिस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द फिफ्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट में होता है किसी भी ऑर्बिट से बाहर से, तो उसमें जो सीरीज मिलती है वो पीफंड सीरीज, जिसको फुल सीरीज या पीफंड सीरीज कहते हैं बच्चों। और इसके लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। सो अगेन दिस इज ऑब्जर्व्ड इन IR रीजन। तो लास्ट की तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और जो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। और जो आपकी बामर सीरीज है, इट इज ऑब्टेन्ड इन विच रीजन? विजिबल रीजन। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट this formula is used to calculate the wavelength of transition or wavelength of the radiation emits in any of the series। किसी भी सीरीज में आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये कहलाएगा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इसको हम डायग्राम से शो करें, इफ यू वांट टू शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो देखिए कैसे दिखाएंगे बच्चों डायग्राम से। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, जिसको हम प्लस कह रहे हैं, Ze कहते हैं, ठीक है। Z इज एटॉमिक नंबर, ये हो गया। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फिर आपका सेकंड ऑर्बिट आएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट आएगा, इसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट, फिर फिफ्थ ऑर्बिट,
एंड सो, और इसी तरह से ऑर्बिट आपका 6, 7, 8 ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे। ऑलराइट, अब इसमें देखिए जब आप सबसे पहले ट्रांजिशन लेते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए, चलिए गोल ऑर्बिट यहाँ बढ़ा देते हैं, और इसका जो गैप होता है आर का, तो हमने पढ़ा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो जब ये डायग्राम बनाते हैं, सेकंड ऑर्बिट का फर्स्ट से ज्यादा 4 टाइम्स होगा, थर्ड का 9 टाइम्स होगा, और फोर्थ का 16 टाइम्स होगा, फिफ्थ का 25 टाइम्स होगा। तो इसमें हमने पढ़ा था R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू 1 इज टू 4 इज टू 9 एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने n इज इक्वल टू 1 लिया है, इसमें ये n इज इक्वल टू 2 होगा, और अगर इसमें n इज इक्वल टू 3 लेंगे और इसमें n इज इक्वल टू 4 होगा, दिस इज n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए फर्स्ट अगर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन यहाँ दिखाएगी, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। देखो ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 है, तो पहला ट्रांजिशन 2 to 1, देन दिस ट्रांजिशन, देन दिस ट्रांजिशन एंड देन दिस ट्रांजिशन। किसी भी आउटर ऑर्बिट से जंप करके इसमें जाना, तो ये जो सीरीज मिलेगी n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ये अंदर तो न्यूक्लियस है, ये सीरीज आपको मिलेगी कौन से वाली, लाइमन सीरीज, ये तो होगी लाइमन सीरीज। ठीक, अब अगली नेक्स्ट सीरीज बताइए कौन सा n इज इक्वल टू 2, कौन से वाला, ये n इज इक्वल टू 2 है, तो आउटर ऑर्बिट्स में ये ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, फिर ये ट्रांजिशन भी होगा। ये आउटर ऑर्बिट से किस में जा रहे हैं, n इक्वल टू 2 में जा रहे हैं, और ये सीरीज कौन सी होती है, बामर सीरीज होती है। इस ट्रांजिशन में जितने भी आपको सीरीज मिलेगी वो कौन से मिलेगी, बामर सीरीज मिलेगी। सब ट्रांजिशन ये विजिबल रेंज के ट्रांजिशन मिलेंगे सब इसमें। अब बताइए नेक्स्ट कौन सा लेंगे, अब ये n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ आप जंप कराइए, फिर इसमें जंप कराइए, फिर इसमें एनी ऑफ द, और ये पास्चन सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, पास्चन सीरीज किसमें n इज इक्वल टू 3। देखो n इज इक्वल टू 3 है जी, n इज इक्वल टू 3, तो ये n इज इक्वल टू कितना था 2, ये n इज इक्वल टू कितना है 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज ये n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 में ये ट्रांजिशन आएगा, ये ट्रांजिशन, ये कौन से वाली सीरीज बनेगी, ब्रैकेट सीरीज बनेगी। और ये नेक्स्ट जो सीरीज बनेगी ये कौन सी बनेगी, ये फुल सीरीज बनेगी, जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से जंप कराते हैं, n इज इक्वल टू 5 में, ये आपका फंड सीरीज ये बनता है कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये जो ट्रांजिशन दिखाता है, लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन दिखाएगा, ये बामर सीरीज दिखाएगा, ये पास्चन को दिखाएगा, ये ब्रैकेट होगा, और ये फुंड सीरीज या पी फंड सीरीज जिसको आप कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए ट्रांजिशन सारे आउटर ऑर्बिट्स में, किस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, इस वाले में आउटर ऑर्बिट्स में किस में है, सेकंड ऑर्बिट में, इसमें आउटर ऑर्बिट से किस में है, थर्ड में है, आउटर से किस में है, फोर्थ में है, और आउटर से ये n इक्वल टू 4 था, और आउटर से किस में n इक्वल टू 5 ऑर्बिट्स में है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया, स्ट्रक्चरल डायग्राम बन गया कि जितने भी स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स में कि आप बताइए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की पूछी जा सकती है, एंड मोरओवर यू कैन फाइंड द वेवलेंथ फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर एवरी सीरीज। किसी भी सीरीज के लिए मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका तरीका हमने ये बताया, और एक इसका शॉर्ट मेथड और हम बता देते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये आएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और 1 अपॉन r की वैल्यू जब सॉल्व करोगे 913.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर लैम्डा। ये फॉर्मूला बच्चों लर्न कर लीजिए आप, और इससे बहुत आसानी से आप ट्रांजिशन कोई भी बहुत फटाफट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये चाहिए कि बताइए हाइड्रोजन एटम में कहां से कहां ट्रांजिशन है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन है, बस यही तो बताना है आपको। जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा वही वैल्यू रख देंगे। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए होगा, हाइड्रोजन लाइक के लिए इसमें जेड स्क्वायर और आ जाएगा, जिस फॉर्मूले हमने जेड स्क्वायर हटाया था उसमें कितना था, यहाँ जेड स्क्वायर था, ठीक है ना, आर की जगह क्या था, जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये केवल हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक। और जनरल फॉर्मूला कौन सा है, जिसमें क्या आता है हमारा जेड स्क्वायर और आ जाता है, आर जेड स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है इसलिए हमने हटा दिया था, नहीं तो आर की जगह हमें जेड स्क्वायर और लेना था यहाँ पर। तो जब हम ये लैम्डा बनाओगे बच्चों तो ये 1 बाई जेड स्क्वायर और आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। इट विल बी फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम अगर ट्रांजिशन का वेवलेंथ निकालना होगा then it will be z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। z क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और इससे आंसर सीधा किस में निकलता है, एंगस्ट्रॉम में निकलता है।
तो बच्चों हमें आर की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 1/r की वैल्यू लर्न कर लेते हैं। ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद इतनी आती है और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए जिस सीरीज का भी निकालना है, मान लीजिए आपको बामर सीरीज की मैक्सिमम चाहिए, बामर सीरीज का कौन सा चाहिए, मैक्सिमम। तो बताइए क्या करोगे बामर सीरीज के मैक्सिमम के लिए। बामर सीरीज के लिए n1 कहां से स्टार्ट होता है 2 और n2 कितना होता है 3 4 5 6 टू इंफिनिटी। और मैक्सिमम के लिए हमने क्या बताया n2 की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। मिनिमम कितनी है 3 है। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n2 इक्वल टू 3। तो इस फॉर्मूले में n1 इक्वल टू 2 रख दीजिए, n2 इक्वल टू 3 रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा। और अगर आपको मिनिमम चाहिए इसमें लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम के लिए हमने क्या बताया, n2 की वैल्यू क्या रखोगे, इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू रखो। तो अगर हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है बामर सीरीज की तो n1 की वैल्यू रखेंगे 2 और n2 की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे। और अगर हमें फर्स्ट 3 लाइंस की वेवलेंथ निकालनी है तो n1 तो सब में 2 रखा जाएगा, फर्स्ट लाइन के लिए n2 इक्वल टू 3, सेकेंड के लिए n2 इक्वल टू 4, थर्ड लाइन के लिए n2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो दोनों तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन बामर सीरीज और फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन बामर सीरीज। और ऐसे अगर पास्चन सीरीज के लिए हम बताएं, जैसे इसमें हमने दिखाया, अगर हमें ये वाला पास्चन सीरीज की फाइंड करने के लिए आ जाए बच्चों न्यूमेरिकल्स में, पास्चन सीरीज बताइए, पास्चन सीरीज के लिए हमने कौन सी सीरीज है, थर्ड प्लेस की है, लाइमन बामर एंड पास्चन। तो n1 इक्वल टू कितना है 3 और n2 कहां से स्टार्ट होता है 4 5 6 7 टू इंफिनिटी। अगर आपको लैम्डा मिनिमम चाहिए तो लैम्डा मिनिमम के लिए n1 तो वही रहेगा 3 और n2 की वैल्यू क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे। इस फॉर्मूले में क्या करोगे, n1 इक्वल टू 3 एंड n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, देन यू विल गेट लैम्डा मिनिमम। और अगर इसमें आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो मैक्सिमम के लिए n1 तो फिक्स हो गया, n2 की वैल्यू कितनी रख दोगे 4। इसी फॉर्मूले में n2 को 4 रख दीजिए, n1 की वैल्यू 3 रख दीजिए, देन यू विल गेट वेवलेंथ व्हिच विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। और ये हमने लाइमन बामर सीरीज का जैसे बताया है, सॉरी बामर और पास्चन का बताया है, ऐसे ही लाइमन का निकाल सकते हैं, ऐसे किसी और सीरीज का भी फाइंड कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए शॉर्ट फॉर्मूला हमने आपको लर्न करने के लिए बता दिया बच्चों, इसकी हेल्प से आप वेवलेंथ ट्रांजिशंस की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये सबको समझ आ गया होगा बच्चों।